हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है चाइल्डहुड हाइपरटेंशन। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चों में कैसे हाइपरटेंशन चेक करते हैं, कैसे ये होता है, किस किस टारगेट ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है, इसको कैसे हम प्रिवेंट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइपरटेंशन है, आपको लगता होगा हम तो एडल्ट में पढ़े ही हैं तो वो तो सेम है। नहीं, एडल्ट से चाइल्डहुड का हाइपरटेंशन बहुत डिफरेंट है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाइल्डहुड हाइपरटेंशन, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वही चाइल्डहुड हाइपरटेंशन के बारे में जानने के लिए उसका टाइप, उसके स्टेजेज, उसको कैसे नाप ये मेजर किया जाता है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, वो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका कैसे चेंजेस होगा, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो हाउ डू वी मेजर ब्लड प्रेशर इन चिल्ड्रेन? तो कैसे मेजर करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो हम बच्चे को तैयार करेंगे कि कोई भी उसको ऐसा फूड या ड्रग्स नहीं दो जिससे कि बीपी उसका हाई होना चाहिए। ऐसा ड्रग्स या फूड को क्या करेंगे, सबसे पहले अवॉइड करेंगे। बच्चे को 5 मिनट तक, ऐसे बच्चे तो बहुत एक्टिव होते हैं, तो उनको 5 मिनट तक कहेंगे कि आप शांति से बैठो, और जो उनका हैंड है, मेनली जो राइट क्यूबाइटल फोसा है, वो हार्ट के लेवल पे हो, तब हम उनका क्या करेंगे, बीपी को मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब बीपी को मेजर कैसे करेंगे? तो जो कफ होगा ना, उसका जो कफ, बच्चों में, बड़ों में, सबके लिए अलग अलग कफ आता है। तो बच्चों में कफ जो होगा वो कैसा होगा? तो उसका जो लेंथ होगा वो 80 to 100% ऑफ आर्म सरकमफेरेंस होगा। अब आर्म सरकमफेरेंस क्या होता है? तो देखिए जो फर्स्ट पिक्स में है, और ये कुहनी, और ये क्या है, एलिक्रॉन। ठीक है, अब एलिक्रॉन को तो आप तो हिंदी में समझते नहीं होंगे, तो जहाँ पर से हैंड स्टार्ट हुआ है वहाँ पर, और जहाँ पर जो ये क्या है, कोई नहीं, तो नी तो पैर में होता है, कोई नहीं समझ लीजिए, उसके बीच में मिड में जो लाइन होगा उसी को कहते हैं किसी का सरकमफेरेंस, आर्म का सरकमफेरेंस। तो जो कफ ब्लेडर होगा उसका लेंथ आर्म सरकमफेरेंस के 80 to 100% होगा, और जो विड्थ होगा वो 40% होगा। ठीक है, अब क्या है, अब क्या कह रहा है, हाइपरटेंशन हम कैसे चेक करेंगे? तो मेनली इसमें एक ग्राफ होता है। तो ग्राफ में जो मेनली हम देखते हैं, जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 95 परसेंटाइल होगा, उसी से हम एवरेज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर निकालेंगे। तो ये मेनली किस पे डिपेंड करता है? एज पे। हाँ, बच्चों और बड़ों में अलग अलग हाइपरटेंशन होते हैं। सेक्स पे, मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, और हाइट पे, इन तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है हाइपरटेंशन। ठीक है, तो अब जैसे कि एग्जांपल है कि एक बच्चे को बीपी है 110/80, एज है 3 साल, फीमेल है, और लेंथ है 95 सेंटीमीटर। तो आप कैसे चेक करें कि इस एज के बच्चे को ये बीपी है कि नहीं है? तो सबसे पहला प्रोसेस, ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस में हम क्या करेंगे, तो ये हम ग्राफ देखेंगे, ग्रोथ ग्राफ। ठीक है, तो बच्चे का एज कितना था? तो बच्चे का एज था, कितना था, 3 years old। ठीक है, और उसका हाइट कितना था? तो 95 सेंटीमीटर। तो ग्रोथ ग्राफ में जाके हम पहले हाइट में देखेंगे। देखिए यहाँ पर 95 आ रहा है, कहाँ पर? तो 38 के 100 के नीचे 95 है। ठीक है, 95 आ गया। अब देखिए एज देखेंगे, ऊपर देखिए 3 है। अब ये दोनों जहाँ मिलेगा वहीं पर हम परसेंटाइल देखेंगे। तो इसका परसेंटाइल कितना हुआ? तो देखिए ये ऊपर से 3 थर्ड वाला लाइन है, ऊपर से कितना, थर्ड वाला लाइन है। ठीक है, तो ये ऊपर जाके कितना हो गया, थर्ड नहीं, फोर्थ वाला लाइन है, 50%। देखिए ऊपर और नीचे को मिलाइए, 3 से नीचे लाइए और 95 से लाइए, हाँ, फोर्थ वाला लाइन मिल रहा है। तो इसका परसेंटाइल कितना हो गया हाइट का? तो 50%। ठीक है, तो हमें परसेंटाइल तो निकल गया। अब क्या कर रहे हैं, तो हम इसको अब कैसे देखेंगे कि इसका बीपी कितना है? तो इसको बीपी देखने के लिए अब एज कितना है, 3, और हम परसेंटाइल में कितने पर देखते हैं, तो 95 पे। तो देखिए 95 पे आ गया, कहाँ पे, ये देखिए 95, एज 3, और कितना पे हमें देखना है हाइट, कितने परसेंटाइल पे, 50 पे। तो हमारा सिस्टोलिक क्या हो जाएगा, 103। अब डायस्टोलिक में आते हैं, तो डायस्टोलिक में क्या था, 95 थर्ड लाइन और 50 पे।
तो 56, मतलब इसका जो नॉर्मल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, इसका ब्लड प्रेशर होना चाहिए 103/56, बट इसका कितना है, इसका ब्लड प्रेशर है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 103/56 होना चाहिए, लेकिन इसका कितना है 110/80 है। इसका मतलब कि बच्चे को ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फोर्थ रिपोर्ट, ये ऐसे ही है। अब क्या कह रहा है कि कोई बच्चा, कोई भी पेशेंट आया बच्चे में और उसका बीपी आ गया मोर देन 95% आया पहली बार में, लेकिन वो जो पेशेंट है वो एसिम्टोमेटिक है, तो क्या आप उसको हाइपरटेंसिव कहिएगा? तो पहला ऑप्शन है यस, दूसरा है नो, तीसरा है नॉट येट। याद रखिएगा, कोई भी अगर बीमारी या कोई भी हाइपरटेंशन, कोई भी डिजीज हो, तो आप फर्स्ट डिटर्मिनेशन में आप नहीं कह सकते, उसके लिए 3 या 3 से ज़्यादा एपिसोड हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो वही नॉट येट इसके आंसर होंगे, क्योंकि कोई भी हाइपरटेंशन या कोई अदर डिजीज हो तो उसको कंफर्म करने के लिए 3 या मोर बार हम ज़रूर उसे चेक करते हैं। अब आते हैं पेडियाट्रिक्स और एडल्ट को कंपेयर करते हैं। तो जो पेडियाट्रिक्स का है उसका मेनली परसेंटाइल से किया जाता है, तो नॉर्मल कितना होता है परसेंटाइल, 90 से कम होता है। तो अब इसमें प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का स्टेज 1, हाइपरटेंशन का स्टेज 2, तो 5 ऐड करते जाइए। ठीक है, तो 90 से 95 प्री, 95 से 99 स्टेज 1, और 99 से एबव जो होगा वो स्टेज 2 में आएगा, लेकिन स्टेज 1 स्टेज 2 में +5 mmHg ऐड कर देना है। ठीक है, एडल्ट में तो वही 120/80 से कम रहा तो नॉर्मल, और सिस्टोलिक में 20 ऐड कीजिए, डायस्टोलिक में 10 ऐड कीजिए, तो आपका निकल जाएगा। अब क्या कह रहा है, व्हेन डू वी मेजर ब्लड प्रेशर, कब नापना है? तो देखिए मेनली तो जो बच्चे हैं वो 3 साल या उससे अभाव रहते हैं तभी ये होता है, लेकिन स्पेशल क्राइटेरिया में हम ये 3 साल से कम में कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि हाइपरटेंशन मेनली किस में होता है, तो 3 साल से अभाव के बच्चे में या 3 साल के बच्चे में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो कंडीशंस कुछ भी हो सकता है हाइपरटेंशन का, ड्रग्स, मेलिग्नेंसी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, रीनल मैलफॉर्मेशन, रिकरेंट ईटीआई, कार्डिक हार्ट डिजीज, कुछ भी हो सकता है। बच्चा प्रीमेच्योर हो, वेरी लार्ज बर्थ वेट हो, NICU हो, कुछ भी हो तो उसमें BP हो सकता है। तो टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, 2 टाइप का हाइपरटेंशन होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं, और जो प्राइमरी होता है ना वो मेनली एडोलेसेंस में होता है। क्यों होता है? तो हाइपरटेंशन के कारण फैमिली हिस्ट्री में हो, कोई को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, ओवरवेट हो, नींद नहीं आता हो, तो ये सब के कारण प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन कोड वर्ड याद रख लीजिए, रीनल के कारण ही ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन बता दिया, सेकेंडरी हाइपरटेंशन यंगर में होता है। और क्या कहा, रीनोवैस्कुलर तो रीनल ही आता है, रीनल पैरेन्काइमल डिजीज तो रीनल ही आता है। तो रीनल के कारण जो भी डिजीज होता है उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, देखिए 76% कॉजेज है रीनल पैरेन्काइमल का। अब रीनल पैरेन्काइमल में कौन से डिजीज है, एक्यूट या क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, पैरेन्काइमल स्कार हो, पोलियोसिस्टिक किडनी डिजीज हो, ये सब के कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है बच्चों में। अब क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग, अगर सिर्फ हम स्क्रीनिंग कर लेंगे तो क्या हाइपरटेंशन ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये स्क्रीनिंग से ही हमें नहीं पता चलता है कॉज का, बट नेसेसरी टू डिटरमाइन द पर। स्क्रीनिंग करने के बाद हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि क्या वह हमारे ऑर्गन को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो टारगेट ऑर्गन क्या होता है हाइपरटेंशन के लिए? तो एक तो सबसे मोस्ट कॉमन होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, दूसरा होता है रेटिनल एबनॉर्मेलिटी जिसको हम जानते हैं फंडोस्कोपी के द्वारा, तीसरा है रीनल प्रोटीन्यूरिया, चौथा है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, तो मैंने पहला ही था, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसमें हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी मोस्ट कॉमन है। वाई सेल वी डू व्हेन फेस विथ हाइपरटेंसिव, व्हाट सेल वी डू, हम लोग क्या करेंगे जब हम हाइपरटेंसिव पेशेंट से डील करेंगे? तो पहले तो हम उसका हिस्ट्री जानेंगे, हिस्ट्री ऑफ UTI, कि उसका कैसा होता है यूरिया, उसके यूरिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका यूरिन का कलर कैसा है,
यूरिन के साथ ब्लड आता है कि नहीं आता है, थोड़ा सा यूरिन होता है लिक्विड का या ड्राई यूरिन, ठीक है। और सिम्टम जानेंगे कि उसको ये पैलर तो नहीं है, इजली वो फ्रेगिबिलिटी तो नहीं आ जाता है, उसको अच्छा से यूरिया होता है कि नहीं, होता ही नहीं है, मोटापा है। इंडोक्राइन सिम्टम में ये जानेंगे कि उसका कहीं वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, फ्लशिंग तो नहीं हो रहा है, उसको स्वेटिंग तो नहीं आ रहा है, फैमिली हिस्ट्री में उसको कोई हाइपरटेंशन का फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, या कार्डियोवैस्कुलर इवेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री में प्रीमैच्योर है कि मैच्योर है, उसको अच्छे से नींद आता है कि नहीं, उसका किडनी कैसा है, वो डाइट में क्या लेता है, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों के लिए तो ये सब तो नहीं है, लेकिन हम उसमें क्या जानते हैं, स्लीप हिस्ट्री जानते हैं अलग से। तो हमें इसका कोड वर्ड याद रखना है, बीयर्स, मतलब कि बी से बेड टाइम प्रॉब्लम, ई से एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस, मतलब रात में नहीं सोता है, दिन में ज़्यादा सोता है, अवेकनिंग ड्यूरिंग नाइट, रेगुलरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ स्लीप एंड स्लीप डिसऑर्डर ब्रीदिंग। ये सब हम जानते हैं कि इससे ये पता चलता है कि उसको हाइपरटेंशन है कि नहीं है, ठीक है। और फिजिकल एग्जाम में क्या क्या देखेंगे, उसका BMI, वेट, हाइट, लेंथ, और क्या देखेंगे, तो उसका फेस कैसा है, मून साइज है कि नहीं, ट्रंकियल ओबेसिटी है कि नहीं, बुफेलो हम्प है कि नहीं, उसके चारों एक्सट्रीमिटीज मतलब हाथ पैर में उसका BP सेम है कि नहीं है, थायरोमीगेली है कि नहीं है, टॉन्सिलर हाइपर टॉन्सिल ज़्यादा फूला हुआ है कि नहीं है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। एब्डोमिनल मास भी देखेंगे, स्किन में लेसन है कि नहीं है, CHF कार्डिक हार्ट फेलियर का केस है कि नहीं है, फंडोस्कोपी करेंगे, और एपिकल हिप्स देखेंगे, मिली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में इदीमा है कि नहीं है, पार्लर है कि नहीं, ये सब हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो अब हाइपरटेंशन होता कैसे है, तो रेनिन का किडनी क्या करेगा, रेनिन रिलीज करेगा। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन को प्रो एंजियोटेंसिन जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। अब एंजियोटेंसिन 1 ब्लड से कहाँ चला जाता है, लंग में चला जाता है, वहाँ पर वो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में वो कन्वर्ट हो जाता है, किसकी मदद से, तो ACE एंजाइम की मदद से, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है, हमारे में अल्डोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है और सोडियम का रिटेंशन ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है। अब क्या करें, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस को हम कैसे करेंगे, यूरिनालिसिस, सीरम में इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, बर्न चेक करेंगे, क्रिएटिन चेक करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, रीनल हाइपर अल्ट्रासाउंड करेंगे, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसको कोई अलग बीमारी है कि नहीं, उसके लिए हम क्या क्या स्क्रीनिंग करेंगे, तो फास्टिंग लिपिड करेंगे, ड्रग स्क्रीनिंग करेंगे, पोलीसोमनोग्राम करेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसमें कोई इन ऑर्गन डैमेज तो नहीं है, इसके लिए रीनल का स्कैनिंग करवाएंगे, ECG करवाएंगे और चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, और भी अदर टेस्ट करवा सकते हैं कैटेकोलामाइन लेवल को चेक करने के लिए और प्लाज्मा रेनिन का डिटर्मिनेशन के लिए। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वेट रिडक्शन एक प्राइमरी थेरेपी है, क्योंकि वेट ओबेसिटी के कारण हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी का डाइट सही से करेंगे और देखेंगे कि उसके फैमिली में कोई है कि नहीं है। अब एग्जाम्पल दिया है कि एक 9 साल का बच्चा है, इसमें मेनली हम ये देखते हैं कि कितने टाइप के हाइपरटेंशन होते हैं। 9 साल का फीमेल है जिसको BP कितना है, 105/70 है, तो मेनली उसका कितना होना चाहिए, 106/62 होना चाहिए। बच्चे लोग का उसके एज और लेंथ के अनुसार निकलता है ना, ठीक है। तो BP तो है, मतलब हाइपरटेंशन तो है, तो कौन सा हाइपरटेंशन है, तो देखिए डिजीनेस और वोमिटिंग आ रहा है, मतलब सिम्टम देख रहे हैं, इसलिए इसको कौन सा हाइपरटेंशन कहेंगे, सिम्टोमेटिक हाइपरटेंशन कहेंगे। दूसरा केस देखिए, एक 2 साल का बच्चा है जिसको BP 130/80 है, होना कितना चाहिए, तो 113/74 होना चाहिए, ठीक है। तो हाइपरटेंशन तो है, बट इसमें क्या हो रहा है कि एब्डोमिनल मास दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एब्डोमिनल मास दिख रहा है, इसका मतलब हो गया कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, इसलिए ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है, किसी कारण की वजह से ये हो रहा है। तो फार्माकोलॉजिक थेरेपी तो करेंगे इस समय अगर हाइपरटेंशन आ गया तो। 11 ईयर ओल्ड फीमेल है, ठीक है, उसका BP है 120/80, होना कितना चाहिए, 126/74, मतलब तो है। अब क्या कह रहा है, उसमें क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑर्गन क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो इसमें ये कौन सा हाइपरटेंशन होगा, तो प्रेजेंस ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज वाला होगा, और इसमें क्या करेंगे, फार्माकोलॉजी थेरेपी करेंगे।
अब क्या कर रहा है, एक बच्चा है 15 साल का, उसको बीपी है 130/85, होना कितना चाहिए 95 पे, 127/82, और उसके साथ उसको डायबिटीज़ मेलिटस है। डायबिटीज़ मेलिटस है तो साफ हो जाएगा, हाइपरटेंसिव डायबिटीज़ मेलिटस हो जाएगा। देखिए हाइपरटेंसिव डायबिटीज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एक 18 साल का बच्चा है, उसका बीपी है 140/80, होना चाहिए 134/86, तो नेचुरली है कि उसको है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसका डाइट पे उसको क्या कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, बहुत दिन से हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसको परसिस्टेंट है, मतलब वो कर रहा है सारी एक्टिविटी फिर भी उसको हो रहा है, तो उसको मतलब क्या होता है, परसिस्टेंट हाइपरट्रोफी है, ठीक है, हाइपरटेंशन है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसके लिए दो तरह का करते हैं, फार्माकोलॉजिक और नॉन फार्माकोलॉजिक। फार्माकोलॉजिक में हम क्या देखते हैं कि लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, मतलब वेट को रिड्यूस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट पे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और फार्माकोलॉजिक में क्या देखेंगे, तो देखिए 3 तरह का, या तो प्लाज्मा वॉल्यूम का रिडक्शन करेंगे, वैसे जो कंस्ट्रिक्ट हो गया उसको डायरेक्ट करेंगे, या कार्डिक आउटपुट को रिड्यूस करेंगे। तो कार्डिक आउटपुट को रिड्यूस करने के लिए बीटा-1 एंटागोनिस्ट देते हैं, ठीक है। और वैसोडाइलेशन के लिए क्या देंगे, एसी इनहिबिटर, ARV, ठीक है, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आर्ट्रियोलर वैसोडाइलेटर, सेंट्रली एक्टिंग अल्फा-2 एगोनिस्ट, पेरिफेरल एक्टिंग अल्फा-1 एंटागोनिस्ट। और डायरेटिक्स में क्या देंगे, लूप डायरेटिक, थियाजिड, एल्डोस्टेरिन एंटागोनिस्ट, ऑस्मोटिक डायरेटिक, कार्बोनिक एनहाइड्राइज इनहिबिटर। ये डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री पे, अगर किसी को इससे एलर्जी है तो वो देंगे, उससे एलर्जी है तो वो ड्रग्स देंगे, ठीक है। तो मेनली देखिए कौन सा दिया जाता है, एसी इनहिबिटर में कैप्रिल, याद रखिएगा प्रिल होता है उसका, तो कैप्टोप्रिल या इनाप्रिल देंगे। कितना इनिशियल डोज स्टार्ट करेंगे कैप्टोप्रिल का, 0.3 से 0.5 mg पर डोज, ठीक है। और इनारप्रिल का 0.08 mkd, ठीक है। और मैक्सिमम डोज का कितना देंगे, तो कैप्टोप्रिल का देंगे 6 mg पर डे, और ये इनालप्रिल को देंगे 0.6 mkd, ठीक है। अब एंजियोटेंसिन क्या है, रिसेप्टर ब्लॉकर, तो रिसेप्टर ब्लॉकर को सर्तन से याद करते हैं, तो इर्वी सर्तन या लो सर्तन हम देते हैं, ठीक है। और अल्फा या बीटा ब्लॉकर के लिए हम लेविटालोल देते हैं। और सिर्फ बीटा ब्लॉकर रहे तो जितने भी लोल हैं, एथिनोलोल, मेटोप्रोलोल, प्रोपेनोलोल हम देते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी हाँ, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हम पाइन वाले देते हैं सारे, ठीक है, जैसे कि एम्लोडिपाइन, फेलोडिपाइन, नाइफिडिपाइन, ये जो लास्ट में डिपाइन है ना, वो उसका कोड है, उससे हम ड्रग्स को पहचानते हैं। अब क्या है, सेंट्रल अल्फा एगोनिस्ट में क्या होगा, क्लोनिडीन इसका कोड है। डायरेटिक्स में हम एसिटिजेट देते हैं, फ्लोरोसिमाइड देते हैं, एस्पिरोनोलैक्टोन देते हैं। वैसोडाइलेटर में क्या दिया जाता है, हाइड्रालाजीन दिया जाता है। पेरिफेरल अल्फा एंटागोनिस्ट में अल्फा एंटागोनिस्ट का कोड होता है जोसिन, तो मेनली प्राजोसिन देते हैं। इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक की बाय बाय, टेक केयर, सी यू।